नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। आपके मन में कोई खुशखबरी मचल रही हो और आप उसे जल्दी से जल्दी जाकर घर सुना देना चाहते हो, तब कोई आपको बातों में उलझाए हो या बहस के एक से एक उलझे सूत्र निकाल निकाल कर ला रहा हो, तो मन में कैसे झुंझलाहट आती है। इच्छा होती है कि सारी शिष्टता और सभ्यता को ताक पर रखकर झटके से उठ खड़े हों और कहें, आप यह सारी बकवास बंद कीजिए, मुझे सबसे पहले यह खुशखबरी जाकर अपनी पत्नी को सुनानी है। दिवाकर की बैठक में मेरी हालत कुछ न कुछ ऐसी ही थी। दिवाकर ने पूछा था, काम करोगे? हाँ हाँ, मिला कुछ? मैंने बेचैनी से उठ के कहा। मिला तो सही, लेकिन बहुत दूर है, दिवाकर ने बताया। यूँ समझो कि शहर के दूसरे सिरे पर है। यार तुम बताओ तो सही, तुम शहर की बात करते हो, मैं दुनिया के दूसरे सिरे पर चला जाऊँगा। मैंने उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, शर्त यह है कि 3rd ईयर ज्वाइन करोगे? हाँ हाँ यार करूँगा, तू बोल तो सही। मैं जुझला करके भी मुस्कुरा उठा। तो सुनो, काम है एक प्रेस में प्रूफ रीडिंग का। सुबह 5 से 11 तक का वक्त तय कर आया, ताकि वहाँ से सीधे कॉलेज जाने में सुविधा हो। कौन लोग हैं, कहाँ हैं, मुझे बताओ तो सही दिवाकर। और देंगे क्या? इतनी उतावली नहीं, पिताजी के एक दोस्त का प्रेस है। फ़िलहाल तो कुछ बहुत नहीं है, लेकिन 1-2 महीने बाद कह सुनकर बढ़ाया जा सकता है। पहले बता तो सही कि है कितना? 75। 1-2 महीने बाद 100 कराया जा सकता है। लेकिन तू ऐसा बेचैन क्यों उठा? वो मेरे बच्चों जैसी अधीरता पर हंस पड़ा। बहुत है दिवाकर, बहुत है, कृतज्ञता से गदगद स्वर में मैंने कहा। यह हो जाए दिवाकर तो मेरा तो उद्धार हो जाएगा। तू नहीं जानता मैं कितना परेशान हूँ। घर में एक पल को चैन नहीं मिलता और मन में जैसे एक ज्वार उमड़ने लगा। कब चलोगे? चलो अभी चलें। चलें? चलो चलो। दिवाकर ने एक पल मेरे चेहरे को देखा और बोला, अच्छा तो चलो। और जब सारी बातें तय हो गईं, तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह 75 रुपये की नौकरी सचमुच मुझे मिल गई है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि यह 2-2 पैसों को तरसना मेरे भाग्य में हमेशा के लिए लिखा दिया गया है। हर महीने एक साथ 75 रुपये आना तो ऐसा सपना है जिस पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। बेचारे भाई साहब को इससे कुछ ही ज़्यादा मिलता है। सारा दिन खटते हैं। लौटते हुए मन होता था उड़ता हुआ चला जाऊं और जाकर प्रभा से कहूं, देख प्रभा, मुझे नौकरी मिल गई। दिवाकर की ही वजह से यह सब हुआ, नहीं तो यूं ही घुट घुट कर मर जाता। मैं उसके साथ लौटकर घर तक आया। तय यूँ हुआ था कि सुबह 5 बजे से 11 तक यहाँ रहा करूँगा। इसके बाद सीधे कॉलेज जाऊँगा। हो सकता है मेरे सौभाग्य से पहला पीरियड 3rd ईयर का ना पड़े। निश्चय ही जब भाग्य ने मेरा साथ दिया है तो वहाँ पर भी देगा, वरना हाजिरी पूरी कराने के लिए किसी प्रोफेसर की खुशामद करनी पड़ेगी। उस पीरियड को छोड़ दूंगा। मन होता था दिवाकर के पैरों में लिपट जाऊं। दिवाकर, तूने मुझे बचा लिया, वरना सच कहता हूँ मैं पागल हो जाता। तू नहीं जानता हमारे घर की हालत क्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करूँ। मेरी आंखें भर आईं। अरे छोड़ो भाई, मैं इससे मैं कुछ नहीं किया। मुसीबतों से संघर्ष करने का नाम ही तो वीरता है। वैसे तो मुझे बड़ा उपदेश देता है, खुद इतना कमज़ोर है। और फिर मुझे संकोच से बचाने के लिए एकदम बात बदल कर बोला, लेकिन यार एक बात सोचता हूँ कि दूर बहुत पड़ जाएगा। आने जाने और खाने पीने की मुसीबत नहीं होगी? दूर की कोई बात नहीं है, मुश्किल से 2 मील होगा, ज़्यादा भी हो तो क्या। सुबह सुबह ज़रा टहलना भी हो जाएगा। हाँ, खाने की समस्या ज़रा टेढ़ी है। फिर मैंने सोचकर कहा, पर खैर वह भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रभा बना दिया करेगी। सुबह कुछ जल्दी ही तो उठना पड़ेगा, रात को बन जाया करेगा। दिवाकर, उसकी बड़ी इच्छा थी कि जैसे भी हो मैं एमए कर डालूं। सुनते ही खुशी से उछल पड़ेगी। अच्छा हाँ, अब बता, उसने एकदम याद करके कहा। उस दिन तुम किरण से, क्षमा के स्वर में मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। यार सब चलता है भाई, जरा यह समय गुजर जाने दे, फिर किसी दिन और बैठकर सब बता दूंगा। जैसी तेरी मर्जी, लेकिन इतनी सुबह उन्हें मुसीबत नहीं होगी खाना बनाने में? उसने चिंता से पूछा। क्योंकि 5 बजे यहाँ पहुँच जाने का मतलब हुआ तुम 4 साढ़े 4 बजे घर से चलोगे, यानी 3:30 पौने 4 पर उठो। परेशानी तो खासी है। सब हो जाएगा दिवाकर, सब हो जाएगा। उसे तुम नहीं जानते, उसने कितनी मुसीबतें सही हैं, इसे कोई नहीं जानता। मेरे लिए वो सब करती है और सब कर सकती है, वह सह सकती है।
और अपने जैसे अभागे के लिए प्रभा के त्याग और मुसीबतों का ध्यान करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। विवलता के आवेश से मेरा निचला होठ फड़कने लगा। एकदम दूसरी ओर देखते हुए मैं रुलाई पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता रहा। कहीं प्रभा के सामने भी रोने लगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर हम लोग यूं ही बिना बोले चुपचाप चलते रहे। फिर मुश्किल से मैंने कहा, दिवाकर कुछ रुपए उधार दोगे? कितने? 20 काफ़ी हैं, मिलते ही चुका दूंगा। सोचा आज घर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ न कुछ प्रभा के लिए लेकर जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। उसे धोती की सख्त ज़रूरत भी है। यहाँ तो नहीं है, किरण के पास होंगे तो दे दूंगा। और हाँ, शिरीष भाई साहब आए हैं, वो भी पूछते थे तुम्हें। आज शनिचर है ना, सो दोपहर की गाड़ी से आ गए, बहन से मिलने गए थे, अब तक लौट आए होंगे। मन तो हो रहा था कि कहूँ मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा, किसी से नहीं मिलूँगा, मुझे प्रभा के पास जाकर सबसे पहले ये सूचना देनी है। लेकिन दिवाकर से रुपए लेने थे और इस समय मैं उसका इतना एहसानमंद था कि अगर वो जहन्नुम में भी चलने को कहता तो मैं वहाँ भी जा सकता था। चलते हुए पूछा, क्यों? रविवार को तो हमारी छुट्टी रहा करेगी ना? बिल्कुल रहेगी, अगर काम कराएगा तो और टाइम देगा। फिर मुझे समझा कर बोला, देखो प्रूफ रीडिंग तो तुम जानते नहीं हो, 5-7 दिन तो तुम्हें सीखने में लगेंगे। अरे सब हो जाएगा यार, तूने क्या मुझे अपनी तरह कूड़ मगज समझा है? और मैं अकारण ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। कांपते हाथों से रुपए जेब में रखे ही थे कि बैठक में शिरीष भाई ने प्रवेश किया। क्यों साहब, हमारे आते ही चल दिए? अरे भाई साहब, आपके लिए तो ही यहाँ आया हूँ। मन में सोचा कम से कम 2 धोतियाँ तो आ ही जाएंगी। पूछा, बहन की तबीयत कैसी है? वे थके से कुर्सी बैठ गए, गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, वक्त तो लगता ही है दिवाकर भाई, माफ़ करना। तुमसे कहा था कि साथ चलोगे देखने, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी घबरा रही थी कि मैं उठकर ही चला गया। अच्छा, आप लोग कैसे हैं? ठीक। अरे ये नई चीज़ तो मैंने देखी नहीं, उन्होंने मेरी बात अधूरी ही काट कर कहा। यह आपकी चोटी को क्या हुआ? देखकर दिवाकर भी उछल पड़ा। अरे मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ये क्या हुआ? और मेरा मुंह एकदम लाल हो गया। कल जब बाल कटवाए थे तो चुटिया भी एकदम उड़वा दी थी। पता नहीं उसके पीछे शिरीष भाई का डर था या उसकी कोई उपयोगिता समझ में ना आने का ज्ञान, लेकिन फिर इतना संकोच और झेप लगी कि बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा हाथ सिर पर इस तरह फेरता रहता था जैसे उड़ते हुए बालों को संवार रहा हूँ, लेकिन मैं उसे छिपाए रखना चाहता था। घर वाले शोर मचाएंगे ही, बाहर वालों को पता चलेगा तो वो भी जान मुसीबत में कर देंगे। मैं एकदम तो कोई पता नहीं लगा पाया, लेकिन घर वालों से कब तक छिपा रहेगा? सुनने को मिलेगा सुनने को मिलेगा जेंटलमैन बनने चले हैं, फैशन के पीछे पागल हैं, अपना धर्म कर्म तो कुछ रहा ही नहीं। पहले ख्याल आया टोपी लगाने लगूं, लेकिन तब तो एकदम ध्यान खींचेगा, कभी लगाई नहीं, जाने कैसा लगूं। बाहर निकलते, सड़क पर चलते, घर पर रहते हमेशा सचेत रहता कि शायद सब लोग जान गए हैं कि मैंने चोटी कटवा ली है। नौकरी पाने की खुशी में अब सब कुछ भूल चुका था। अब शिरीष भाई की बात सुनकर नए सिरे से मन झेप से भर गया। बस एक ही बार की बहस में सारी मालाकंठी भूल बैठे? दिवाकर ने ताना मारा तो मुझे होश आया। इतनी देर से साथ हूँ, इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। इस बार शिरीष भाई ने मेरा पक्ष लिया। जो समझ में आता है वो करते हैं, कोई तेरी तरह अड़ियल नहीं है। अच्छा हुआ अब कुछ आदमी से लगे, वरना कार्टून बने घूमते थे। दिवाकर ने अकारण ही हंसकर कहा। इस समय मैं इस मनस्थिति में नहीं था कि किसी भी बात का बुरा मानता। मन हो रहा था जल्दी से जल्दी यह शिष्टाचार समाप्त हो और मैं प्रभा के पास पहुंचूं। वो खिल पड़ेगी। इस बार सिगरेट जलाकर शिरीष भाई ने विषय बदल दिया। हाँ, तो आपने बताया नहीं, भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है? विषय बदलने से मुझे कुछ चैन की सांस मिली। उनकी इस बात पर मैं तब से ही सोचता रहा था, लेकिन कोई एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आती थी। जो कुछ जानता था उसे उन्हीं शब्दों में कह पाऊंगा या नहीं, यह भी विश्वास नहीं था। उत्तर दिया, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन ही मेरी समझ में। बात काटकर वो बोले, भाई ये तो भारी भारी शब्द हैं और इनका कोई अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। मान लीजिए आपने कोशिश करके अर्थ समझा भी दिया तो फिर इसकी उपयोगिता या ज़रूरत भी मेरी समझ में नहीं आएगी। इसीलिए ज़रा मैं अचकचा गया। फिर भी जैसे तैसे कहा, सरल शब्दों में तो शायद यही कहेंगे कि अपना और संसार का ज्ञान। बात काटकर वे जल्दी से बोले, संसार झूठ है, माया है, ब्रह्म के अंश हैं और आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, पुत्र सब माया हैं। बदले में आप उनके लिए माया हैं।
इसलिए इन सारे माया के बंधनों को तोड़ दो तो आत्मज्ञान होगा। भागकर हिमालय की गुफाओं में चले जाओ तो ये सब अपने आप ही छूट जाएंगे। शिरीष भाई हो करके हंस दिए। भाई वाह! मैं सहसा ही हतप्रभ हो उठा और देर तक कोई जवाब नहीं सोचा। तब वही मेरे कंधे पर हाथ रख के बोले, भाई मेरे, यह पलायन और पराजय के दर्शन तो आपको यहाँ ले आया है। बेटा बाप को माया समझे और बाप बेटे को माया कहे, इससे ज़्यादा एहसान फरामोशी यानी एक दूसरे का अपमान और क्या होगा। जिस औरत ने आपको जन्म दिया उसे आप नरक द्वार कहें और जिसे आप अपने बेटे की माँ बनाने जा रहे हैं उसे आप कुंभी पाक बताएं। ये तो हद दर्जे की कृतज्ञता नहीं है। लेकिन अंत में इसमें हाथ तो कुछ भी नहीं पड़ता, मैंने कहा। इसलिए आदमी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वाह साहब वाह, खूब दर्शन है आपका। इस बार सचमुच शिरीष भाई ने जरा आवेश से कहा। आत्महत्या कैसे सुंदर नाम है। आत्मज्ञान, ब्रह्म में लीन होना, माया मोह को बंधनों से छुटकारा, स्थित प्रज्ञता। अरे साहब, कौन आपके हाथ जोड़ने गया था कि आप इस संसार में आकर उसे कृतार्थ कीजिए। बाजीगर ने एक गोला निकाला तो आपके हाथ में ब्रह्म पकड़ा दिया, दूसरा गोला निकाला तो माया आ गई, तीसरे गोले से गुड़ का जन्म हुआ। लीजिए साहब, हवा में दर्शन का महल खड़ा हो गया। अब आप घर बार की जिम्मेदारी छोड़िए और भागिए इस ब्रह्म ज्ञान के पीछे। इससे आप बेकार के झंझटों और चिंताओं से बच जाते हैं, मैंने बोला। जी हाँ, हमारे घर एक दुर्घटना हो गई, आपको प्राप्त हो गया ब्रह्म ज्ञान तो आप एक तरफ आसन लगाए बैठे हैं। अब इस दुर्घटना में को कौन संभाले। ब्रह्म ज्ञान ना हो गया, शराब की बोतल हो गई कि पिया और औंधे पड़े हैं। भाड़ में जाए घर और कुएं में जाए घर वाले। और फिर अचानक जैसे उन्हें कुछ याद हो आया हो, बोले, अच्छा क्यों साहब, मान लीजिए आपके माँ बाप ने ना आपको पढ़ाया लिखाया, ना अच्छा खाने पहनने को दिया, आपकी देखभाल भी ठीक से नहीं की, तब बड़े होकर आप उन्हें गालियाँ क्यों देते हैं। क्यों नहीं मान लेते कि उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान हो गया था, उन्होंने आपको माया मानना शुरू कर दिया था। वे क्यों माया के पीछे भागते, इसलिए उन्होंने आपकी चिंता नहीं की। इस बार मैं सचमुच बौखला गया। ब्रह्म ज्ञान के इस रूप को तो मैंने देखा ही नहीं था। इस दृष्टि से तो सचमुच यह एहसान फरामोशी और गैर जिम्मेदारी हुई। मैं फिर पैतरा बदलने की कोशिश की। ब्रह्म ज्ञान का मतलब इतना स्थूल और ऊपरी ही तो नहीं है ना। ये बहुत से ऐसे कार्य जिन्हें हम ईश्वरीय कहते हैं, ये बहुत सी चमत्कार लगने वाली चीज़ें हैं। आपकी इस चमत्कार और दैवी घटनाओं वाली बात पर मुझे एक चीज़ याद आई। शिरीष भाई ने जरा मुस्कुरा कर कहा, पता नहीं ये कहाँ तक सही है, लेकिन मैंने इसे स्वामी विवेकानंद के नाम से ही सुना है। कहते हैं एक बार कहीं जाते हुए रास्ते में नदी पार करने की जरूरत पड़ी। पार कराने वाली नाव दूसरे किनारे गई थी। स्वामी जी बैठकर राह देखने लगे कि उधर से नाव लौटे तो वो नदी पार करें। तभी कोई महात्मा भी वहाँ पहुँचे, परिचय हुआ। महात्मा जी को जब पता चला कि स्वामी जी नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनकी बहुत भर्त्सना की। कहा कि अगर ऐसी जरा जरा सी बाधाओं से रुककर खड़े हो जाओगे तो कैसे दुनिया में चलोगे। तुम तो स्वामी विवेकानंद हो, बड़े आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक माने जाते हो, जरा सी नदी पार नहीं कर सकते। देखो नदी यूँ पार की जाती है। और महात्मा जी खड़ाऊ खटखटाते हुए पानी पर चलते चले गए। पानी की सतह पर लंबा चक्कर लगाकर महात्मा जी लौटे और चुनौती के स्वर में बोले, अमेरिका घूम आने और भाषण देने से कोई स्वामी नहीं हो जाता, उसके लिए तपस्या और साधना करनी होती है। इस महात्मा की शक्ति पर स्वामी वास्तव में चकित थे। पूछा, महात्मन ये सिद्धि आपने कहाँ और कैसे पाई। अपने प्रभाव और स्वामी जी की मूर्ता पर महात्मा मुस्कुराए और बड़े गर्व से बोले, ये सिद्धि यूं ही नहीं मिली, इसके लिए मुझे हिमालय की गुफाओं में 30 साल से तपस्या करनी पड़ी है। महात्मा जी की इस बात पर स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। शिरीष भाई ने अपनी बात तोड़कर मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया और बात सचमुच ऐसी रोचक थी और ऐसी जगह तोड़ी गई थी कि मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है। वही तो, स्वामी जी ने कहा। वे बोले, महात्मन आपके इस चमत्कार पर मैं सचमुच चकित हूँ, लेकिन भगवान नदी पार करने का काम 2 पैसे का में हो सकता है, उसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। 2 पैसे के काम के लिए ऐसे 30 साल जो कभी आपको वापस ही नहीं मिलेंगे। 30 साल आपने इस साधना में लगाए और जीवन के बाकी दिन आप इस चमत्कार या सिद्धि के दर्शन में लगाएंगे। जिंदगी भर नदियाँ पार करेंगे और लोगों की श्रद्धा लूटेंगे। ये 30 साल आप मानव कल्याण के किसी कार्य में नहीं लगा सकते थे। कोई दवा नहीं खोज सकते थे जिससे लोगों के रोग मुक्ति मिली थी।
अपनी बात समाप्त करके शिरीष भाई बोले, मैं नहीं जानता ये घटना सच है या झूठ, लेकिन इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि आदमी भूख और रोग से तड़प तड़प कर मरता रहा और आपकी भारतीय संस्कृति मानव मात्र के कल्याण का राग लापती रही। औरत और शुद्ध के कबाब बुन बुन कर खाते हुए हम लोग जीव मात्र की समानता के नारे लगाते रहे। चींटी और हाथी में तो हमने एक ब्रह्म देखा, लेकिन शंभुक और सीता को जीवित प्राणी नहीं समझ पाए। उन पर हमने क्या क्या अत्याचार नहीं किए। और अचानक मुझे शिरीष भाई की बात सुनाई देनी बंद हो गई। लगा जैसे मैं प्रभा के सामने सिर झुकाए अपराधी की तरह खड़ा हूँ। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भीतर एक क्षण के लिए भी अपराध ने सिर झुकाकर नहीं कहा होगा? कभी उसने सीता के सामने अपने आप को निरुत्तर नहीं पाया होगा? जैसे अचानक मेरा दम घुटने लगा। मन हुआ अभी अभी इसी क्षण मुझे प्रभा के सामने होना चाहिए, और मैं यहाँ बैठा बैठा बहस कर रहा हूँ। कैसे इस बहस को समाप्त करूँ और भागूँ? लेकिन उनकी बातें ऐसी आकर्षक थीं कि उठने को भी मन नहीं करता था। वो बता रहे थे, हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पास अपना इतिहास नहीं है। पता नहीं और किसी जाति के पास अपना सच्चा इतिहास है या नहीं, लेकिन हमारे पास निश्चय ही जो कुछ है वो इतिहास नहीं, पुराण है। पुराणों में काव्य और इतिहास का ऐसा घपला होता है कि सच्चाई का पता लगाना बड़ा ही कठिन हो जाता है। ऐतिहासिक सत्यों और तथ्यों को जब जब काव्य रूप दिए जाते हैं तो उनकी सारी वास्तविकता के क्रम को एक नए ही अभिप्राय से अर्थांतरित कर दिया जाता है। फिर हर युग में पुराणों को इतनी बार काव्य का जामा पहनाया गया कि सच्चाई का पता ही नहीं लगता। यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि हर युग इतिहास और पुराण को अपनी परिस्थितियों और समस्याओं के प्रकाश में देखता है, उसी हिसाब से तोड़ मरोड़ करता है, और सिर्फ नई व्याख्या ही नहीं करता, पुराने बेस में नई आत्मा रखता है। फिर एक कान से दूसरे कान तक आती हुई सच्चाई सैकड़ों सालों में क्या रह जाती होगी, इसे आप खुद सोचिए। एक जरा सी घटना 5 मिनट के समय में 4 कानों में क्या क्या रूप ले लेती है, यह तो आपने खुद देखा होगा। कविता में तो यूं भी सारे इतिहास को रूपक, प्रतीक, उत्प्रेक्षा, व्यंजना से लाद दिया जाता है। उनकी कुछ बातें मेरे कानों में पहुंच रही थीं और कुछ ऊपर ही रह जाती थीं। शायद मेरी मनस्थिति वे समझ गए थे। बोले, आपको मेरी बात तकलीफ पहुंचा रही है? नहीं नहीं, क्यों? आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा आपको शायद कुछ परेशानी है। बात यह है, मैंने हकलाकर बड़ी मुश्किल से कहा। मैं इस समय ज़रा जल्दी में था, घर में कुछ काम है। वैसे आपकी बातें इतनी रोचक हैं कि जाने को मन तो नहीं करता। बहुत नई बातें हैं, इसलिए चौंकाती ज़रूर हैं। अरे, आपने पहले क्यों नहीं कहा कि आपको जाना है? भाई वाह, कमाल के आदमी हैं आप भी। वे उठ खड़े हुए। भाई, हमें तो बहस करने का रोग है। आप बता दिया कीजिए कि आपको काम है। हम बातूनी आदमी हैं। अपनी कमजोरी बहस कर वो बोले, हाँ, आपको तो रिजल्ट निकलवाने होंगे आजकल। चारों तरफ वही सब सुनाई दे रहा है। इसी चिंता से तो सूखे जा रहे हैं, जाने क्या होगा। मेरा दिल वास्तव में धसकने लगा। फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, हमारे छोटे भाई ने इस बार मैट्रिक का इम्तहान दिया है। उसे तो जब देखो तब रिजल्ट की चिंता है। रात में सोता भी है या नहीं। आज इस मंदिर में दिया जलाने चले जा रहे हैं, कल उस ज्योतिषी के पास चले जा रहे हैं। कभी हनुमान जी का चोला, कभी महादेव जी का प्रसाद। इस बार दिवाकर बोला, हाँ हाँ, मैं जानता हूँ उसे। मैं तो उसके बारे में तुमसे बातें भी करना चाहता था। जब भी कभी निकलता हूँ अक्सर उसे इधर उधर देखता हूँ। ये उम्र बड़ी कच्ची होती है, उस पर अच्छी निगरानी होनी चाहिए, वरना इधर उधर भटक जाएगा। जिन लड़कों के साथ देखा है वो भी कुछ अच्छे नहीं हैं। देखता मैं भी सब कुछ हूँ दिवाकर, लेकिन भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। अब सारी बातें तुम्हें क्या बताऊँ? परेशानी से सिर झुकाए मैंने कहा। प्रभा के साथ बदतमीजी की सारी घटना मुझे फिर से याद आ गई। शिरीष भाई को नमस्कार करके मैं बाहर निकला। दिवाकर साथ था। बाहर निकलते हुए उसने कहा, जिस समय तुम लोग सभ्यता और संस्कृति की खाल उधेड़ रहे थे, मैंने तुम्हारी समस्या का एक हल खोज लिया है। क्या? मैंने सोचने लगा। आज यह देवदूत की तरह मेरी सारी समस्याओं का हल ही निकाले जा रहा है। वाकई कितनी सारी परेशानियां इसने आज हल कर डाली हैं। 4:30 या 4:45 पर यहाँ से एक गाड़ी जाती है, 5-10 मिनट में राजा मंडी पहुँचा देती है। बस वहाँ से पैदल भाग जाया करना। हाँ यार, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैं उछल पड़ा। अरे, ये समस्या तो बड़ी आसानी से हल हो गई, लेकिन जाने आने में 2 आने रोज लगेंगे। दिवाकर फिर चिंतित हो आया। मैंने हाथ मिलाकर चलते हुए कहा, अरे छोड़ो, कि झंझट में पड़े हो। यहाँ टिकट लेने वालों में से नहीं है। वह चरखा दे के टीटी को बाप देखता रह जाएगा। और अकारण ही खिलखिलाकर हंसता हुआ मैं चला आया।
एक धोती का दाम जब 12 रुपये सुना तो सारा उत्साह मर गया। सोचा था कम से कम 2 धोतियाँ तो ले ही जाऊँगा। खैर एक ही सही, यही क्या कम है। उस समय धोती का बंडल कभी इस हाथ से उछाल कर उसमें पहुँच जाता और कभी इस बगल में उस बगल में। पाँव सीधे ही नहीं पड़ रहे थे। मन होता था कि सड़क बर्फ़ के ढलान की तरह चिकनी और ढालू होती तो फिसलता दंदनाता हुआ मैं पल भर में घर जा पहुँचता। धोती प्रभा को देता तो वह उछल पड़ती। एकदम ऐसा लगता जैसे आसमान से उतरता हुआ चला आ रहा हूँ। चलते चलते कभी अपने आप ही मुस्कुराता, कभी बड़बड़ाता, कभी उंगलियों पर हिसाब लगाता हुआ सिर झटकता और होठ कस लेता। फिर अपने इस पागलपन पर खुलकर हंस पड़ता। अब भगवान करे रिजल्ट भी अच्छा निकला है तो मज़ा आ जाए, सारी मुश्किलें हल हो जाएं, फिर एमए करने में रह ही क्या जाएगा। भगवान करे सीरीज होता तो भगवान की भी खाल उधेड़ डालता। मूर्ख है, वैसे बातें तो सच्ची कहता है, लेकिन भाई बिना सभ्यता संस्कृति और धर्म के कहीं काम चलता है। कहते थे कि आपकी हम वहाँ आ गए हैं जहाँ आदमी को मानवता के सिवा किसी भी धर्म की ज़रूरत नहीं है, मगर हमारा धर्म तो अनादि है। अरे इतनी सी बात पर 2 घंटे लगातार बहस होती रहती। मुझे जल्दी पड़ी थी कि कैसे प्रभा के पास पहुँचूँ, और आप बहस किए हुए चले जा रहे थे। हाय उस बेचारी ने भी कितनी मुसीबतें सही हैं। ये पहली चीज़ ही तो ले जाकर मैं उसे दूंगा। लेकिन शीघ्र ही सारी खुशी चिंता में बदल गई। इस तरफ तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये प्रभा को दूंगा कैसे? सचमुच ये तो बड़ी भारी समस्या है। सबके सामने दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अम्मा और भाभी बुरा मानेंगी। सो अलग, हाँ यूँ ही हो सकता है कि धोती सीधे अम्मा को जाकर दे दूँ। कहूँगा अम्मा धोती तो तुम्हारे लिए लाया हूँ, समझ तो जाएंगी ही। अभी अभी तो धोती को लेकर इतनी बातें हुई थी, वे खुद ही दे देंगी उसे। हाँ यही ठीक है, दुनिया भर के झंझटों से बच जाऊंगा। हमारे यहाँ भी जरा जरा सी बातों पर कितनी चकचक होती है, और वे बेचारी भी क्या करें, घर की हालत भी तो ठीक नहीं है। भाई साहब बेचारे सारे दिन हाड़ तोड़कर जो कमाते हैं वो भी कोई कमाना है। वो तो कहो मकान अपना है, कहीं किराए का होता तो पता चल जाता। 30 तो कम से कम देने ही पड़ते किराए के। कायदे से अपनी पहली कमाई की ये धोती मिलनी तो अम्मा को ही चाहिए थी। अगर दे दूँ तो सचमुच खुश हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही घर का दरवाज़ा दिखाई दिया, ये सारी भावनाएं काफूर हो गईं। घुसते ही कुंवर ने पूछा, भैया ये क्या लाए हो? मैंने तो स्वाभाविक रूप से कह दिया, कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी की धोती लाया हूँ। उसके पास थी नहीं ना। और ज़्यादा कुछ न पूछ कर वह जहाँ जा रहा था वहाँ चला गया। बंडल मैंने सीधे अम्मा की गोद में डाल दिया। उन्होंने पूछा क्या है? मैंने स्नेह से कहा, अम्मा तुम्हारे लिए धोती लाया हूँ। और वास्तव में मेरे मन में आया कि अगर इसे अम्मा रखना चाहेंगी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या है, प्रभा के लिए दूसरी लेता आऊँगा। तभी कोने में चटनी पीसती प्रभा दिखाई दे गई। तब लगा नहीं, अम्मा से ज़्यादा ज़रूरत इसे है। जैसे ही वो पहला वेतन मिला प्रभा के लिए ज़रूर ले आऊँगा, यह अम्मा के नाम ही सही। अम्मा बोली, हाँ हमें तो बहुत लाएगा, यूँ ही नहीं कहता कि अपनी बहू को लाया। अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा। वे बंडल खोलने लगे। बच्ची की गोद में सुलाती भाभी भी देखने के लिए आ खड़ी हुई। धोती तो बड़ी अच्छी है, अम्मा और भाभी दोनों के मुंह से निकला। तभी कुंवर भी आकर खड़ा हो गया और थोड़ी देर देखकर बोला, भाभी के लिए लाए हैं? हाँ हाँ, उतना क्या हमें समझते नहीं? अम्मा ने इस तरह कहा जैसे वह इस बात को पिछले जन्म से भी जानती थी। नहीं, अभी दरवाजे पर कह तो रहे थे। अपनी बात को और भी सच बताने के लिए कुंवर ने कहा। अम्मा की प्रसन्नता एकदम घुप हो गई। मैंने तेज आंखों से कुंवर को घूरा, लेकिन अंधेरे के कारण या तो उसने देखा नहीं या अम्मा को कहीं भी मेरे खिलाफ भड़काने में उसे अच्छा लगा। रस्म अदायगी के तौर पर थोड़ी देर धोती को उलट पुलट कर देख चुकने के बाद अम्मा ने उसे समेट कर मेरी ओर बढ़ा दिया। ले, तुम ही रख लो अम्मा, मैं क्या करूं? मुझे अपने और कुंवर दोनों के ऊपर गुस्सा आ रहा था। बात जबान पर आते आते ही रुक गई। तुम ही दे देना, लेकिन चुप रहा। जिसके लिए लाया उसे तू खुद ही क्यों नहीं दे देता? मेरा नाम क्यों लगा रहा है? इस बार अम्मा ने इतने कटु शब्दों में कहा कि धोती मुझे ले लेनी पड़ी। चुपचाप उठकर ऊपर चारपाई पर डाल आया। सारा उत्साह और आनंद समाप्त हो गया और उसी दिन खाना खाते खाते भाई साहब को मैंने सूचना दे दी। भाई साहब, मैंने सोचा है कि 3rd ईयर में एडमिशन ले ही लूँ। मैं डर रहा था कि कहीं कोई कांड न उठ खड़ा हो इस बार। भाई साहब का कौर चबाता मुँह रुक गया। कुछ देर मुझे इस तरह देखते रहे जैसे पहचानते ही ना हों। फिर पूछा, बाबूजी से पूछ लिया है? आप कहेंगे तो आसानी से मान लेंगे। जब वे नाराज़ नहीं हुए तो मैंने अपनी बात जरा हिम्मत के साथ सामने रखी।
भाई साहब, बात यह है कि जब तक कोई डिग्री ना हो नौकरी भी ढंग की नहीं मिलती। बड़े बड़े बीए एमए तक यूं ही घूमते हैं। आहा स्वर में भाई साहब ने कहा, सो तो ठीक है, लेकिन उस डिग्री के लिए खर्चा भी तो चाहिए। बीए की पढ़ाई का खर्चा है। मुझे तो अमर भी पास होता नहीं लगता। इस बार कुछ दृढ़ स्वर में मैंने कहा, बीए की पढ़ाई का खर्चा तो निकाल लूँगा अपना, उसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकरी की बात मेरे मुंह तक आकर रह गई। लेकिन भाई, तुम अकेले ही तो नहीं हो, और भी तो लोग हैं ना। उनका इशारा स्पष्ट ही प्रभा की ओर था। वो सब मैं देख लूँगा भाई साहब, मैंने हठ और खुशामद से कहा। बस आप बाबूजी से कहलवा दीजिए ज़रा। अब तुम्हें जो दिखे सो करो, मैं तो बाबूजी से नहीं कहता। उनका दिमाग यूं ही ठीक नहीं रहता। भाई साहब नाराज़ होकर चुप हो गए। मगर अभी बाबूजी के गुस्से को तो वो भुगतना ही था। शीघ्र ही वो क्षण भी आ गया। धोती पर प्रभा नाराज भी हुई और खुश भी। गंभीरता से बोली, बड़ी लाए धोती, अम्मा को तो नाराज कर दिया। तुम बताओ क्या करता मैं? मेरा कसूर हो तो मुझे कहो। मैंने ईमानदारी से कहा, मैं तो तैयार था कि अगर इसे वो ले लेती तो मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला देता। ओह, बड़े रईस हो गए हो। क्या बात है, कहीं रुपए पड़े मिल गए हैं क्या? प्रभा ने आंखें नचाकर दुलार से पूछा। मैंने प्रयत्नपूर्वक, जैसे कोई बहुत ही साधारण सी बात हो, लापरवाही से कहा, मुझे नौकरी मिल गई है ना। हैं? सच? प्रभा उछल पड़ी। उसकी आंखें आश्चर्य, प्रसन्नता, उत्सुकता से फैल गईं। तुम तो बड़े वैसे हो जी, चुपचाप बैठे हैं, बताया तक नहीं। कैसे धीरे से कह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे उसकी उत्सुकता, बेचैनी बड़ी अच्छी लगी। फिर भी बनावटी लापरवाही से कहा, हाँ, उसमें ऐसा था भी क्या कि तुम्हें बता देता? खुशी प्रभा के रोम रोम से फूट पड़ रही थी। फूलों की खिली डाली जैसे उसकी खुशी देखकर मुझे लगा सचमुच कितनी बड़ी घटना हो गई। और तब मैंने आवेश में उसे बाहों में बांध लिया और चुंबनों से उसका मुँह छा दिया। हाँ प्रभा, मैं तुम्हें तंग कर रहा था, नहीं तो यही फिक्र थी कि आगे पढ़ भी पाऊँगा कि नहीं। प्रभा को जब सांस आई तो पूछा, हैं कितनी की? बस यही मत पूछो, यूँ समझो कि पढ़ने लायक खर्चा निकल जाएगा। अगर ये चलती चली जाए तो कम से कम एमए तो कर ही लूँगा। मैं दूर भविष्य में जाकर खो गया। बेचैनी से उसने मेरे दोनों कंधे झकझोर कर कहा, तब भी है कितने की, ये तो बताओ। और उसकी झुंझलाहट मेरे भीतर गुदगुदी पैदा करने लगी। मैं आराम से उसकी गोद में लेट गया और बाँह के नीचे से आती हुई उसकी चोटी से खेलता रहा, जैसे उसकी बात ही ना सुनी हो। अपने ही आत्म प्रवाह में बोलता रहा, बस सबसे पहला काम ये करूँगा, कॉलेज में नाम लिखवाऊँगा, बाद में फीस माफ़ करा लूँगा, जैसे तैसे तुम्हारे लिए खूब खूब कपड़े बनवाऊँगा, 2 धोतियाँ, ब्लाउज, कोट जाड़ों के लिए। जो हम पूछ रहे हैं सो बताएंगे नहीं, और दुनिया भर की बेकार की बातें किए चले जा रहे हैं। वह और भी ज़्यादा झुझलाती जा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था, मेरी उंगलियां लेकर अपने दांत के नीचे दबाती हुई बोली, अच्छा अब तो बताओ। दांतों का दबाव बढ़ता गया। और देखो, घर से एक पैसे की चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी खुद ही ले आया करेंगे। मैंने कहना जारी रखा। बताओ बताओ। दांतों का उंगली में गड़ना बढ़ता जा रहा था। सिंह छोड़ो, अब क्या उंगली काट डालोगी? इस बार मैं दर्द से करार उठा। तो फिर बताते क्यों नहीं? वो अपनी हरकत पर अपराधी और खिसियानी निगाहों से मुझे देखती रही। उंगली पर दांत के निशानों को देखकर मैं चिढ़ उठा और धमाक से घूसा उसकी पीठ पर रख दिया। अगर रोकता नहीं तो उंगली ही काट देती तुम, मेरी बेवकूफ़ कहेंगी। फिर लगा कहीं नाराज़ ना हो जाए। अपने बच्चों जैसे लड़ने पर हंसी आ रही थी। उसे दबाकर सारी बात को मजाक बनाकर बोला, 3 बच्चों की माँ बनने लायक हो गई हो और अपने को अभी तक बच्ची समझती हो। दांत भी चुईया जैसे तेज कर रखे हैं। वो रूठ गई और ज़ोर से मेरा सिर उठाकर ज़मीन पर रखकर बोली, एक तो इस 2.5 मन का बोझ गोद में रखो, ऊपर से पिटो। उसकी मुस्कुराहट बिखरी पड़ रही थी। मुझे डर था कहीं जोर से न लग गया हो। मैंने फ़ौरन ही सुलह कर ली। अच्छा अच्छा भाई, बता रहे हैं, मगर पहले हमें सिर रख लेने दो। फिर मैंने बड़े ठाठ से सिर गोद में रखकर सारी बात बता दी। उस रात बड़ी देर हम लोग बातें करते रहे। मेरी कल्पना को तो पंख लग गए थे। बार बार और ठहर ठहर कर मैं अपने सपनों का वर्णन करता था। यह तो तय ही था कि एमए अगर अच्छे रिवीजन से कर लिया तो कहीं न कहीं प्रोफेसर हो जाऊंगा। तुम्हारी मौज है, मैं उससे कहने लगा। पढ़ने लिखने के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर, और आगे जाकर प्रोफेसरनी कहलाओगी। जरा कोई प्रोफेसरनी की सूरत तो देखे आकर। प्रभा नाराज हो गई। तब ठीक है, कोई पढ़ी लिखी ले आना अपने लिए। लड़कियों को भी तो पढ़ाओगे, उन्हीं में से तो किसी को छांट लेना।